वेलकम दोस्तों, आप सभी जुड़ गए हैं मार्क फॉर क्राइम चैनल पर। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक हॉलीडे ट्रिप पर हैं तो आप क्या उम्मीद करेंगे? आसपास बीच, सनसेट और कॉकटेल पीते हुए। पर इस घटना में क्रिस कैमर की ट्रिप एक मर्डर मिस्ट्री बन जाएगी। आज मैं दो डच लड़कियों के हॉलीडे के ट्रिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत दुखद और रहस्यमय रह गया। जो अपने हॉलीडे ट्रिप में 2014 में पनामा के जंगलों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। यह केस मेरे लिए अभी भी अनसुलझा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं है। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी नीदरलैंड से शुरू होती है। मार्च 2014 की शुरुआत महीना। लेसेन फ्रून और क्रिस गेमर यूट्रेक्ट प्रांत के एक छोटे से शहर में अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी थी। लेसेन फ्रून 22 वर्ष की थी। वह महत्वाकांक्षी, आशावादी और पैशनेट वॉलीबॉल प्लेयर के रूप में जानी जाती थी। क्रिस गेमर्स 21 वर्ष की थी। वह खुली, रचनात्मक और रिस्पॉन्सिबल थी। सितंबर 2013 में दोनों साथ रहना शुरू किया और एक अच्छे दोस्त बन गए। साथ रहने के साथ वे एक ही कैफे में काम करती थी। दोनों की डिग्री हाल में खत्म हुई थी और पिछले 6 महीने से छुट्टी बिताने के लिए पैसे बचत कर रही थी। वे दोनों पनामा की यात्रा करने की योजना 3 कारणों से बना रहे थे। पहला, स्पेनिश सीखना था। दूसरा, पनामा में एक स्थानीय स्कूल में स्वयं सेवा करना था। और तीसरा, जीवन का थोड़ा आनंद लेते हुए जीना था। 15 मार्च 2014 को अपने सेविंग को करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से वहां से रवाना होने के लिए निकलने की तैयारी की। वे दोनों अपने परिवार को अलविदा कहने के लिए घबरा रहे थे, पर दूसरी ओर अपनी यात्रा को लेकर उत्साहित भी थे। उन्होंने अपने माता पिता को अलविदा किया, फिर रिसेप्शन डेस्क से टिकट ली और कोस्टा के लिए फ्लाइट में बैठ गई। अपने धूप वाले स्वर्ग में पहुंचने के बाद क्रिस और लेसन ने पनामा के बोकस डेल टारो की यात्रा की। यह आइलैंड स्वर्ग जैसा था। बीच की धूप में सराबोर होते हुए उन्हें स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया और वहाँ के स्थानीय भोजन और जलवायु का आनंद लिया। वहाँ वे 2 डच लोगों से मिली। वो भी घूमने आए थे और दोनों लड़कियां अपने 2 नए दोस्तों के साथ मिलकर पूरा दिन एंजॉय किया। दोनों लड़कियों को बहुत सारे एडवेंचर करने थे। पनामा के स्थानीय स्कूल में उन्हें पढ़ाने जाना था, इसलिए 29 मार्च 2014 को आइलैंड में 2 सप्ताह एंजॉय करने के बाद दोनों पनामा के एक छोटे से शहर बोकाटी के लिए निकली। वे दोनों एक लोकल फैमिली के यहाँ रुके और अगले दिन वे पढ़ाना शुरू करने वाले थे। हालांकि जब वे वहां पहुंचे, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा था। उन्हें यह पता चला कि वे 1 सप्ताह पहले आ गए हैं और उन्हें 1 सप्ताह बाद के लिए बुक किया गया था। वे दोनों इससे निराश हो गई थी, पर उन्होंने कुछ नया प्लान बनाया जो उनकी पहले की योजना नहीं थी। इस अनप्लान एडवेंचर की वजह से शायद उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2014 को मौसम सुहाना था। पनामा में वे कुछ दिन बहुत अच्छे बिताए थे और अपनी यादों को और रोमांचक बनाने के लिए वे पनामा के जंगलों में जाने का फैसला किए। सुबह 11 बजे वे टैक्सी से जंगल के पास पहुंची। मौसम अभी भी अच्छा और साफ था। वे जंगल में पैदल और एक पहाड़ पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी। इस कारण वे हल्के कपड़े पहने थे जिसमें पानी का बोतल, डिजिटल कैमरा, पैसे, मोबाइल और पासपोर्ट थे। गीले मौसम में जंगल का रास्ता बहुत उबड़-खाबड़ और कीचड़ से भरा था, पर अभी तक वे भाग्यशाली थे कि मौसम अच्छा था और दोनों ने देखा कि रास्ता बहुत आसान है। तो उन्होंने सोचा था कि वे 3 घंटे के बजाय 2 घंटे से कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। वे उस पगडंडी की फोटो भी लिए जो जंगल का एक पतला सा कच्चा रास्ता था। दोनों लड़कियां दोपहर में 1 बजे के आसपास पहाड़ों और जंगलों का नजारा लेते हुए शिखर पर पहुंचे। आमतौर पर पर्यटक इस बिंदु पर जो घूमने जाते हैं उन्हें बिना गाइड के घूमने की सलाह नहीं दी जाती और कई जगह पर बोर्ड में वार्निंग के रूप में लिखा था, प्लीज अपने साथ गाइड रखें, पर उन्होंने गाइड को नहीं रखा था। शायद उन्हें उस रास्ते का चलना आसान दिख रहा था या फिर जंगल को और एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने गाइड नहीं रखा। दोनों लड़कियों ने निर्देशित रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया जहां से वे कभी वापस लौट कर नहीं आए। उन्हें आखिरी बार झाड़ियों में ही जाते देखा गया था। उस दिन के बाद वे अपने घर के पते पर कभी पहुंच नहीं पाए। उनके परिवार के लिए यह थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद था कि
वे और पर्यटक से भी मिली होगी और अब वे युवा हो गई है, तो इसलिए उस दिन उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। पर 2 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों लड़कियों की खोज में लग गई। जंगलों में ट्रेन कुत्ते को छोड़ा गया और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल की रेकी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों ने जंगल को खंगाला और उस दिन जो जंगल की ट्रिप पर गए थे उनसे जुड़े लोगों की पूछताछ की गई, लेकिन उनकी शुरुआती खोज में कुछ भी हाथ न लगा। और उधर हॉलैंड में उनके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। डच पुलिस की एक टीम पनामा पुलिस के अधिकारियों के साथ एक सर्च टीम गठित किए और दोनों लड़कियों की खोज के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद दोनों लड़कियों का कोई निशान नहीं मिला। ना तो वे दोनों लड़कियां मिली और ना ही कोई उनकी सामग्री हाथ लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जंगल ने उसे निगल लिया है। 10 हफ्ते बाद जून में एक स्थानीय महिला बोकाटे के करीब नदी के किनारे एक चावल के खेत में काम कर रही थी, तो उसे एक बैकपैक मिला और वह बैकपैक लेसेन का था। यह अनुमान लगाया गया था कि बैकपैक का स्थान पहाड़ के शिखर से 8 घंटे की पैदल दूरी पर थी। गांव बहुत दुर्गम इलाके में था जहां पैदल चलना भी मुश्किल था। पुलिस ने महिला से बैकपैक हेलीकॉप्टर की सहायता से जाकर ली। सबसे पहले उन्होंने माना कि बैग नदी के बहाव से बहकर आ गया होगा, पर करीब से निरीक्षण करने पर बैकपैक पर कोई निशान नहीं था और वह बिल्कुल बेदाग था। बैग में जो उपकरण थे सभी काम कर रहे थे। अंदर की सामग्री न केवल बिना क्षतिग्रस्त बल्कि साफ और सूखी थी। इन सब तथ्यों से पता चल रहा था कि बैग हाल में ही वहां रखा गया होगा। हालांकि जिस महिला को वह बैग मिला था उसने इसे एक दिन पहले नहीं देखी थी। बैग पर कई उंगलियों के निशान और डीएनए पाए गए थे, पर इसके बावजूद कोई गंभीर सुराग हाथ नहीं लगा। उनके पास जो कुछ भी सबूत के रूप में था तो बस यह बैग। वे बार बार इस बैग का विश्लेषण कर रहे थे और इस बैग से एक दिलचस्प चीज सामने आई। बैग के अंदर उन्हें उनका पासपोर्ट, मोबाइल फोन, सनग्लासेस और उनकी बरा मिली। उन्हें लेसेन का कैमरा भी मिला जिसमें उनकी यात्रा की 100 फोटो भी थे। कैमरे में मेमोरी कार्ड में पुलिस ने पाया कि उसमें से लगभग 133 फोटो को गायब या डिलीट किया गया है। कैमरे में जीपीएस की सुविधा नहीं थी, तो फोटो का एग्जैक्ट लोकेशन जानना संभव नहीं था, पर फोटो के सीन को देखकर पुलिस उस स्थान का अनुमान लगा सकती थी। अधिकांश तस्वीरें लिसेन द्वारा ली गई थी, जिसमें क्रिस जंगल के पगडंडी पर चल रही थी और एक फोटो में शाम 6:40 पर सूर्य और क्रिस नीचे की तरफ ढलते हुए पहाड़ियों से जा रही थी। उनके द्वारा ली गई अंतिम तस्वीर को मैनुअल रूप से हटा दिया गया था। हम नहीं जानते कि किसने या क्यों ये किया होगा। डच अधिकारियों ने फोटो का रिकवर करने के लिए बहुत कोशिश की, पर वे असफल रहे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी ने जानबूझकर फोटो को कंप्यूटर से डिलीट किया है ताकि इस फोटो को रिसाइकिल या रिकवर नहीं किया जा सके। 90 से अधिक फोटो कई दिनों के बाद ली गई। वे उनकी मोबाइल पर भी शोध कर रहे थे, जिससे एक दिलचस्प बात निकल कर आई थी। दोनों लड़कियों की मोबाइल के कॉल हिस्ट्री के लापता होने के पहले और बाद में कई कॉल के लिस्ट थे। दोनों लड़कियों ने अपने लापता होने के साथ स्थानीय आपातकाल 911 पर कॉल किया था, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। 5 से 6 अप्रैल के बाद दोनों लड़कियों के मोबाइल से इमरजेंसी नंबर पर कोई कॉल नहीं किया गया था। 11 अप्रैल को 10:51 पर फोन ऑन हुआ था और 11:56 पर बंद कर दिया गया था। क्रिस के फोन के लॉक को खोलने का प्रयास किया गया था, पर इनकरेक्ट पिन के कारण वह खोल नहीं पाया था। उनके मोबाइल में 8 अप्रैल को सुबह 1 बजे से 4 बजे के बीच 90 से अधिक तस्वीर ली गई थी, जिसमें से कई बारिश और अंधेरे की थी। इसका मतलब यह था कि उनके लापता होने के 1 सप्ताह तक वे जीवित थे। उसमें से कुछ तस्वीरें मिले थे जो बिल्कुल अजीब और भयानक था, जो खुद उनके द्वारा लिया जाना असंभव था, जो कई अनसुलझे प्रश्नों को अपने पीछे छोड़ दिया। 19 जून 2014 उनके लापता होने के 79 दिन के बाद और कुछ सबूत सामने आए। एक स्थानीय निवासी को 2 तेज बहने वाली सहायक नदियों के बीच की भूमि की एक छोटी सी जगह पर क्रिस के शॉर्ट्स मिले थे। शॉर्ट्स बैग के मिलने वाले स्थान से 14 घंटे की पैदल दूरी पर थी और कुछ दिनों बाद एक गाइड को
उसके पैर के टुकड़े मिले। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह क्रिस का ही बॉडी पार्ट है। और फिर धीरे धीरे 33 जगह से बिखरी हुई हड्डियां मिली और 29 अगस्त 2014 को एक और खोज हुई जिसमें लिसेन की खोपड़ी थी और सूखी हुई हड्डियां। यह क्रिस की हड्डियों से पूरी तरह अलग थी, बिल्कुल साफ। इसे ब्लीच किया गया था। यह भी नोटिस किया गया कि लिसेन की हड्डियां क्रिस की हड्डियां से काफी समय बाद डिकम्पोज होना शुरू हुई थी। इससे पता चल रहा था कि दोनों की मृत्यु अलग अलग समय और परिस्थितियों में हुई है। जंगल में बिखरी हुई वस्तुओं, हड्डियों और शरीर के अंगों के साथ केवल एक चीज जो हर कोई समझ सकता था कि वह इस कहानी का भयानक परिणाम है। क्रिस और लिसेन दुखद रूप से मर चुके थे। उन दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ था आज तक कोई नहीं जानता। पनामा के अधिकारियों के अनुसार इस मामले को तकनीकी रूप से सुलझा लिया गया था। यह एक दुर्घटना थी, शायद अंधेरे के ऊपर शिखर से गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पर यह बात बिल्कुल हजम होने लायक नहीं है, क्योंकि पहले इसे आधिकारिक तौर पर हत्या का मामला दिया गया और अब दुर्घटना अधिकारियों ने इससे असहमत थे और उनका मानना था कि इसके पीछे बहुत ही भयानक खेल खेला जा रहा होगा। इस कहानी के अंतिम बिंदु पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 2014 में यह जगह कितना खतरनाक हो गया था। जंगल में 28 गैंग्स रहने लगे थे और उन दोनों लड़कियों की हत्या शायद उस गिरोह के सदस्यों ने ही की होगी। इसके साथ जंगल में कई आदिवासियों की भी हत्या की गई थी और उस टैक्सी ड्राइवर की भी, जिसने उसे पनामा के जंगल तक छोड़ा था, जिसे कुछ दिनों बाद मार दिया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दोनों लड़कियों की हत्या की गई थी या महज दुर्घटना थी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें ताकि हमारी नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक नई कहानी के साथ मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। धन्यवाद।